की तालियों के साथ आपकी तालियां बताएंगी कि हम डॉक्टर हरिओम पवार को सुनने जा रहे हैं। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ओज के आसमान के वो ध्रुव तारा हैं, कवि सम्मेलन की शान हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से ही कार्यक्रम की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। देशभक्ति से सराबोर आपकी रचनाएं, आपकी पंक्तियां, आपकी हुंकार पिछले 40 सालों से देश और दुनिया के मंच पर गूंज रही हैं। मैं बस उनकी चार पंक्तियों के साथ उनको आवाज दे रहा हूं। वो आ चुके हैं कि मेरा गीत चांद है न चांदनी, न किसी के प्यार की है रागिनी, हंसी भी नहीं है माफ कीजिए, खुशी भी नहीं है माफ कीजिए, शब्द चित्र हूं मैं वर्तमान का, आईना हूं मैं चोट के निशान का, मैं धड़कते आज की जुबान हूं मैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर हरिओम पवार का। मैं पूरे सदन का अभिवादन करता हूं। जब से मुझे निमंत्रण मिला इस कवि सम्मेलन का, तब से अब तक मैं एक ही बात सोच रहा हूं कि ये कवि सम्मेलन आपको सुनवाया क्यों जा रहा है। एक सत्य बोलने का मन है आज मेरा। ये अवसर 18 महीने से तो कहीं कविता सुनाई नहीं है। हम 18 महीने से कविता सुनाने के लिए भी तरस गए और तालियां सुनने के लिए भी तरस गए। जवाब दीजिए प्लीज। लेकिन ये अब तक मैं नहीं समझा कि ये जो आज कार्यक्रम है वो एक बहुत महती कार्यक्रम है। हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी को आना है और ये सहकारिता का बड़ा आंदोलन देश के लिए। आप सब वो लोग जो इसके भागीदार हैं, जो इसके हिस्से हैं, इसके स्तंभ हैं, वो सब अपना उनसे बात करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। सहकारिता आंदोलन का, सहकारिता सम्मेलन का कोई उद्देश्य रहा होगा और वो यहाँ पूरा होगा। आपको कवि क्यों सुनवाए जा रहे हैं? एक सत्य घटना सुनाने का मन है आज मेरा। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जन्मदिन पर कवि सम्मेलन कराया करते थे। 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री थे तब भी हुआ, मुझे जाने का अवसर मिला। एक बार उन्होंने एक चिट्ठी पढ़ने को दी कि ये चिट्ठी पढ़ो हरिओम। वो चिट्ठी इलाहाबाद के किसी जेलर ने भेजी थी उनको, उनके मित्र रहे होंगे। इलाहाबाद के जेलर को वो चिट्ठी एक कैदी ने लिखी थी और इसलिए लिखी थी कि जेलों के सुधार के लिए कवि सम्मेलन शुरू हुए थे कि कैदियों को कविता सुनवाओ, या तो वो सुधर जाएं या इसलिए कविता सुनवाओ कि इनकी सजा में कोई कमी हो तो वो पूरी हो जाए। इशारा समझ गए होंगे, तालियों से जवाब दीजिए। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। मैं अपने को रोक नहीं पाया आज कहने से। वो चिट्ठी एक कैदी ने लिखी थी जिसको उम्र कैद हुई थी। उसने लिखा चिट्ठी में जेलर साहब को, जेलर साहब मुझसे एक कत्ल हो गया, मुझे सजा मिली, मैं उम्र कैद भुगत रहा हूं, ये मेरे जुर्म की सजा है। मैं ये जानना चाहता हूं ये कविता सुनवाकर मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। क्या कहने। तो आदरणीय लोगों, ये जो आपका एक बहुत महान महती आंदोलन सम्मेलन है, उसमें आपको कवियों को क्यों सुनवाया गया? इसका उत्तर मेरे पास तो ये है कि आपने सोचा कोरोना काल में कवियों को भी एक राहत दी जाए। अगर ये राहत है सहकारिता की ओर से तो हम सर झुकाकर आपका आभार मानते हैं कि आपने हमको 18 महीने बाद कविता पढ़ने का अवसर दिया। ये राहत नहीं है, ये सोए को जगाने का उपक्रम है। हम सब जोश में भरना चाहते हैं, उदासियों को दूर करना चाहते हैं। नलिन जी, ज्यादा जोश मत भरवाइए। बहुत अच्छा समारोह है, आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। सहकारिता एक संस्कार है, संस्कार संस्कृति है। संस्कृति हमारी मूल्य धरोहर है। एक आधी मिनट की छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारे सरोकार क्या हैं, हमारी निष्ठाएं क्या हैं। संभव हो तो बैठ जाएं। इन लोगों ने बड़ा भाई बता दिया, मुझे अच्छा कवि भी बता दिया। हालांकि आज के दिन ये तय होना कि कवि अच्छा बुरा तो छोड़ो, वो कवि भी है, ये मुश्किल हो रहा है। जिस संकट से ये कवि गुजरे हैं, सबने शहादत का दौर सहा है और ये सोच रहे हैं कि अब आप भाई साहब का नंबर है। एक पिता पुत्री जा रहे थे किसी रास्ते पर, आधी मिनट मांगता हूं बस, अगर आप मुझसे जुड़ गए तो एक कविता मैं भी सुनाऊंगा। बाप बेटी जा रहे थे रास्ते पर, रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिला तो दोनों डर गए। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत,
तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे बाढ़ के पानी से। बेटी ने कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा? साहब, जहां तक मेरी बात पहुंच जाए तो मैं उस हर व्यक्ति की ताली सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं मैं आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। पिता ने कहा, बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाल में छोड़ नहीं सकता। क्या बात। विनीत, ताली बजवाने के लिए कविता सुनाने की जरूरत कहाँ थी? मैं तो ऐसे ही बहुत अच्छा, हमारे छोटे भाइयों ने, गजेंद्र भाई ने, विनीत भाई ने और बिटिया कविता ने पढ़ा। कवि सम्मेलन का एक अलग माहौल होता है, वो नहीं है, क्योंकि ये कवि सम्मेलन उद्देश्य भी नहीं है। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, बहुत छोटी सी। हमारे पास जो समय है, कितना हो रहा है सर? 15 मिनट है आपके पास। 15 मिनट है, तो मैं 5 मिनट में एक कविता सुना देता हूँ, फिर 5 मिनट में एक और सुना देता हूँ। आप ईमानदारी से बताइए, सुनने का मन है? क्योंकि मैं जानता हूँ जिस उद्देश्य के लिए आप बैठे हैं वो उद्देश्य दूसरा है। सुनने का मन है तो एक बार तालियां, घनघोर तालियां बजाकर आप। मैं एक विश्वविद्यालय में अध्यापक रहा हूं कानून का। मैंने 40 साल कानून पढ़ाया, मैंने 22 साल संविधान भी पढ़ाया। जिन दिनों में संविधान पढ़ाता था तो मैं घर आके अपने मन में सोचता था कि मैं जो पढ़ा के आ रहा हूं क्लास में, वो पढ़ा के आ रहा हूं जो संविधान में लिखा है, और जो संविधान में लिखा है वो देश में नहीं है। तो मेरा मन दुखी होता था कि जो मैं पढ़ा के आया हूं वो तो संविधान में लिखा है, और जो हो रहा है वो संविधान में लिखा नहीं है। तो एक सपने में मेरे को कल्पना होती है कि संविधान मुझसे आके बात करता है। मेरी एक मुख्य कविता है ये। मैं तालियों वाली कविता सुना सकता था। मेरे छोटे भाई जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में तालियों के पहाड़ खड़े करने की परंपरा जिन कवियों ने शुरू की, उनमें एक मैं भी हूं। अच्छी या बुरी इसका दोष मैं नहीं मानता, लेकिन एक गंभीर कविता मैं जानता हूं, जो सदन है गंभीर लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, देश के बारे में सोचने वालों का, जिनके दिल में सहकारिता के माध्यम से देश धड़कता है, ऐसे लोगों के बीच मैं अपनी एक अच्छी कविता सुनाना चाहता हूं, संविधान। मेरी पीड़ा यह थी कि संविधान सपने में बोलता है। कि कभी आपने मेरी मजबूरी पर सोचा है? कभी मेरे साथ क्या सुलूक हुए 70 सालों में? पूरी कविता में कवि नहीं बोलता, संविधान बोलता है। सुनाइए सर। 18 महीने बाद कविता पढ़ रहा हूं, कोरोना का थोड़ा असर हो सकता है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सर, बहुत अच्छा। अभी तो शुरू ही नहीं किया तो अच्छा क्या, बात पहुंच रही है, बहुत बढ़िया। वाह नलिन जी, बहुत अच्छा। कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा मन दुखी ना हो कि मैं पढ़ के नहीं आया, इसलिए मैं तालियों वाली कविता नहीं पढ़ रहा। मैं ताली बजवा सकता हूं, ये मैंने ही लिखा है। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के। क्या बात। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के। मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदनवन के चंदन के। लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगणमन के क्रंदन के। तब तक केवल गीत लिखूंगा। लेकिन एक अच्छी कविता सुनिए। मैं तालियों वाली कविता का मोह छोड़ रहा हूं। तालियां बजी थी, ये मोह छोड़ रहा हूं। अच्छी कविता सुना रहा हूं। पूरी कविता में संविधान बोलता है, कभी कहीं नहीं बोलता। सुनिए। मैं, अतिथि आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, और हमें भी बाद में बैठने का मौका मिले तो हमें भी कहीं कुर्सी डलवा दें हमारी। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। किसी ने पूछा तू लाल किले से क्यों बोल रहा है भाई? मैंने कहा संसद में कोई बोलने नहीं दे रहा ना। नहीं पहुंची मेरी बात? अभी सरकार नहीं आई, इसलिए डरो मत। कवि को बुलाया है तो कविता सुन लो जी खोल के।
मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान। ताली बजाएं तो सब खुल के बजाएं, मुझे पता लगे कि अच्छी कविता भी सुनाई जा सकती है। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन कर, क्या था संविधान में और हुआ क्या? मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, एक पंक्ति दिल में चुभे तो सदन का घनघोर तालियों का मंडल में भी सुनना चाहता हूं। मेरा भी मन है, तालियां सुनना कविता की, कवि की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से कविता शुरू होती है, यहां से शुरू होती है कविता। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का 135 करोड़ लोगों से हिंदुस्तान का संविधान कह रहा है। सहकारिता हिंदुस्तान की संस्कारों की आत्मा है। सहकारिता आंदोलन मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, क्योंकि एक दूसरे से सहयोग ही हिंदुस्तान की संस्कृति का मूल अंश है। हम ऐसा मानते हैं। आप कहां कहां कैसे काम कर रहे हैं, यह अलग मामला हो सकता है। लेकिन तुमने 135 करोड़ से बोलता है, लेकिन तुमने अधिकारों का, मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी। क्या दिया था संविधान ने और क्या बनाया? मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है। मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। तालियां और उठाइए साहब। 18 महीने बाद पढ़ रहा हूं तो मैं याद लेके जाना चाहता हूं सहकारिता की। क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं। सबसे भावुक पंक्ति बोल रहा हूं। मैं मंच के कवियों का भी मन मांगता हूं, छोटे भाइयों का मन मांगता हूं। मैं चोटिल हूं, क्षत विक्षत हूं। कितना रोया होगा संविधान और मैंने कितना ठीक लिखा है। तो 4 लाइन पर एक बार फिर प्यार से मेरा मन बढ़ाना। फिर मैं अपने जीवन की एक अच्छी कविता आपको शहीदों पर सुनाऊंगा। जो समय मुझे मिला है उसी में मैं नियम का पालन करूंगा। मैं चोटिल हूं, क्षत विक्षत हूं। मैं चोटिल हूं, क्षत विक्षत हूं। मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं।
मेरे बदकिस्मत लिखे हैं मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूं। क्या बात। ये लश्कर का नाम। पूरी करूं साहब, थोड़ी सी और है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं, माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से वो मेरा गलत अर्थ करते हो। हमारे कलाम साहब एक वाक्य बोलते थे, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते। वाह क्या बात। साहब ताली इस बात पर बजाना, मैंने उस बड़े आदमी की 2 लाइन में अपनी 2 लाइन जोड़ी हैं, मेरी भी अच्छी लगे तो ताली सुनना चाहता हूं। कलाम साहब ने कहा कि सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते, और मैंने जोड़ा अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। हाय हाय क्या बात है। एक लाइन जिससे मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरणा मिली, संविधान बोलता है, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहां लिखा है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, जनता मौन साध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक खड़ा है, कोई आंसू नहीं बोलता, कोई खिड़की नहीं खोलता, कोई आंसू नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है। समझ जाओ तो ताली बजाना। सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूं। पवार साहब बहुत सुंदर। आप आज्ञा दें तो मैं 4 मिनट की एक कविता और सुना दूं। सुनाइए सर, सुनाइए। टाइम है, सुनाइए सर। 5 मिनट की मैं एक करगिल पर कविता सुनाना चाहता। मैंने करगिल के समय लिखी थी। उसको करगिल मत मानिए, जो भी हमारे देश का बेटा शहीद होता है। मेरठ में रहता हूं, वहां करगिल में युद्ध के समय एक बेटा आया था, तिरंगे में लिपटकर, कैप्टन मनोज तलवार। मैं उसकी शव यात्रा में गया था, वहां मैंने एक कविता लिखी, और इतने बड़े जनसमूह में, पूरे देश के विद्वत्तम लोगों के बीच मैं एक वाक्य बोलता हूं, मुझे माफ किया जाए ये बोलने के लिए। भगवान राम हमारे देवता हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे। भगवान कृष्ण हमारे देवता हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे। मैंने जो देश के देवता देखे हैं, ये देवता वो हैं जो फौज की वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। मैं इन देवताओं के लिए कविता पढ़ना चाहता हूं। और मैंने जब से ये कविता लिखी, पूरे देश में किसी भी टेलीविजन चैनल पर 2 बातें बोलनी शुरू की, यहां भी बोलने का मौका मैं छोड़ता नहीं हूं। आपके आसपास में कोई परिवार ऐसा होगा जिसका बेटा देश के लिए शहीद हुआ होगा। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सबसे, पिछले 20 साल से कर रहा हूं, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई परिवार अगर है जिसका बेटा देश के लिए शहीद हुआ, चाहे 70 में, चाहे 99 में, चाहे पुलवामा में, चाहे और कभी, तो साल में एक दिन एक मिठाई का डिब्बा या हाथों में फूल लेकर उसके परिवार में जाना शुरू कीजिए। जाना चाहिए।
जाना उसको लगे कि वो अकेला नहीं है। और दूसरा मेरा निवेदन है, आप बस अड्डे पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, हवाई अड्डे पर हैं, कोई भी फौजी, वायुसेना का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, वर्दी में वहां से निकल रहा है तो एक बार खड़े होकर ताली बजा दीजिए, उसको लगना चाहिए कि पूरा देश उसके साथ है। मैं उनके श्रद्धांजलि स्वरूप एक कविता लिखी है, पढ़ देता हूँ। 3, साढ़े 3, 4 मिनट की कविता। इस बीच किसी को बहुत आवश्यक नहीं हो तो कृपया ना उठें। आदरणीय आप भी बैठ जाएं। फिर भी ये वातावरण संसद से अच्छा है। आप संसद का नाम सुनते हैं बिल्कुल मौन क्यों हो जाते हैं? संसद में इतना अच्छा वातावरण देखा है आपने कभी? अच्छा, वहां कोई वातावरण ही देखा है क्या? पिछले 20 दिन तो चली नहीं। मेरे पास बहुत कड़वी बात भी है कहने के लिए, लेकिन मैं यहां नहीं कह रहा हूं। कोई बाहर पूछेगा तो मैं कह दूंगा। 5 मिनट मांगता हूं सब बहन जी, आप भी थोड़ी देर बैठ जाएं, व्यवस्थापक भी थोड़ी देर बैठ जाएं। सर अभी आएंगे नहीं जब तक मेरी एक कविता समाप्त होगी, इसलिए जो व्यवस्था में लगे हैं लोग, उनका हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि इतने बड़े समारोह की व्यवस्था करना भी बहुत बड़ा काम है। मैं सब व्यवस्थापकों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं हूं, गीतकार हमारी बिटिया कविता है। हालांकि गीतकार हमारे गजेंद्र भी हैं, कविता विनीत भी हैं, लेकिन एक शहीद के अंतिम संस्कार की भीड़ में आंखों में आंसू भरकर जो लिखा जा सकता है वो मैंने लिखा। एक बार पानी, इन कवियों का गला नहीं सूखा, इसके माने ये लोग कविता पढ़ते रहे होंगे बीच में। मैंने पढ़ी नहीं 18 महीने से, इसलिए गला सूख रहा है। लेकिन शुरुआत भी हुई तो इतने महा आयोजन में हुई, इतने बड़े आयोजन में हुई। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं हाथ जोड़कर कि 18 महीने बाद अगर शुरुआत अच्छे कवसर से हुई है तो मैं नलिन जी के भी, रोहित जी का भी बहुत बहुत आभारी जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया। लेकिन ये सवाल अभी भी मेरे मन में है कि क्यों किया? मैंने समझ पा रहा क्यों किया। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे। 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल देना मुझे बस और इस एहसास को जीना मेरे साथ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। खुशबू में डूब। और मेरे जीवन की बहुत अच्छी पंक्ति, ये वॉल्यूम जहां से बढ़ सकता है थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सकता, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं जहां से बढ़ सकता हो। पंक्ति समझ जाएं तो अब तक मेरी सब बात भूल जाना। मैं अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं और वो जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। सुनिए। क्या बात है, सुनाए। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले, बहुत सल्यूट करता हूं आपको। आपने विपरीत वातावरण में जिस मन से गंभीर कविता को सुना। मैं 30 साल लाल किले आया हूं कविता पढ़ने के लिए। मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन, सहकारिता सम्मेलन के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने सर, बहुत सुंदर। ये मेला जैसा वातावरण और कविता सुन ले, हम आभारी हैं आपके, सल्यूट करते हैं आपको। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं।
जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह, सेना पार्थिव शरीर लेके आई, उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद बहुत घटनाएं घटी, लेकिन ये पहली घटना थी जो दुनिया में पहली बार घटे। वो तो महाकाव्य अपने में ही है। हम कवि सम्मेलन के अंतिम दौर में हैं, आप जोरदार तालियां बजाते रहिए। लगना चाहिए कि अब उत्कर्ष पे हैं आप। इतनी शांति अच्छी नहीं है, थोड़ा सा दिखाइए। नलिन जी, समापन आप करेंगे कि मैं करूंगा? सर अब आप ही करेंगे। अंत है, अंत ही कर रहा हूं जी। मैं जानता हूं अंत के कवि की क्या हाल होती है, उसका समय कम हो जाता है। ये तो इन लोगों को मैंने बहुत रिश्वत भी दी कि ज्यादा ज्यादा पढ़ो, मुझे मौका ही ना मिले, पर इन लोगों ने विश्वासघात किया। अभी भी हमारे पास 8 मिनट वो हैं जो हमको दी गई हैं, और मैं 2 मिनट 2 मिनट सर जी, 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ, 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। ये बात सुनिएगा सब आप। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके, अब बोलूंगा नहीं, अंतिम 1 मिनट सुन लो। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनना वो कैसे लड़े होंगे। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र बहुत बहुत प्रणाम। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सर।